आगे चलते हैं बच्चे, है ना। क्या था हमारा अभी तक, हमने आरएस नोमेनक्लेचर्स, ठीक है, कैरल सेंटर्स, कैरलिटी, इन सब के बारे में बात करी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, टर्म्स फॉर दी स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। मतलब हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स, लाइक ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, व्हाटएवर। तो जैसे मैंने सबसे पहले वर्ड यूज किया डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसके बारे में अपन ने छोटा सा आइडिया पहले लिया, वो ये इंडिकेट किया हुआ प्लस साइन से, द कंपाउंड और द सॉल्यूशन विच आर एबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो कंपाउंड या जो सॉल्यूशन लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की एबिलिटी रखेगा, इस तरह के कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। याद करेंगे वापस से, क्या था हमारे पास, ये पोलरिमीटर ट्यूब थी, पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया था, लाइट को यहाँ पे जो थे वाइब्रेशंस, उन वाइब्रेशन को इसके थ्रू पास किया था। वाइब्रेशन को जब इसके थ्रू पास किया तो प्योर फॉर्म में कंपाउंड हो या उसका कोई सॉल्यूशन दे रखा हो, तो जब मॉलिक्यूल से उसकी एनकाउंटर हुई थी तो रेस्पेक्टिवली लाइट का जो डेविएशन था, या तो वो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में था। अगर कंपाउंड की टेंडेंसी लाइट को रोटेट करने की है या डेविएट करने की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, विच इज टू बी मेजर्ड थ्रू दी एनालाइजर एंगल स्केल, तो हमारे पास उस कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इसी तरह से अगर कंपाउंड की टेंडेंसी लाइट को डेविएट या रोटेट करने की एंटी क्लॉकवाइज में है, पीपीएल को, तो उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। तो एक तो हो गया हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक हो गया हमारे पास लीवो रोटेटरी। अब अगला जो पार्ट लिया हुआ वो लिया हुआ इनएंशियोमर्स। बेटा जैसे तुमको पता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट या कोई जीआई यूनिट के अबाउट जब हम दो ग्रुप की वैलेंसीज का या दो वैलेंसीज को इंटरचेंज कर रहे थे, तो हमें सिस से ट्रांस आइसोमर्स या ई से जेड आइसोमर करके मिल रहा था। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है बिटवीन दी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जो डेक्स्ट्रो लीवो के बीच में रहता है, उसको बोलते हैं अपन इनएंशियोमरिज्म। ठीक है, इनएंशियोमर्स का क्या मतलब होता है बच्चे, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है, नंबर वन। पहला कंडीशन ये हो गया कि क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, मतलब जो लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखें। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड हैविंग द नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी, ठीक है, आर नोन एज व्हाट दी इनएंशियोमर्स। अगर किसी कंपाउंड का कोई दो तरह की ओरिएंटेशन हम देख रहे हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, तो वो हमारे पास एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, इनएंशियोमर्स। क्लासिफाई या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको, तो जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया था 2-बुटानॉल। अब ये 2-बुटानॉल लिया तो उसमें 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज के हिसाब से अगर बात करूं तो दिस इज नथिंग बट आर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो अब ये थोड़ा आसानी से देख पाओगे। अब अगर बाय द वे इस कंपाउंड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये प्लस है कि माइनस है। प्लस और माइनस का जो भी आइडिया होगा वो केवल और केवल वो लगेगा हमें किससे, पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो अगर मैं यहां पे कहूंगा तो ये तो हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ली, वही सेम पार्ट देखो, इधर मिथाइल, इधर वाला पार्ट में मिथाइल, तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। मिरर इमेज हो गए, एक आर वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हमारा एस हो गया। सी दिस पार्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटी वाइज गए, ये वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस माइनस कमेंट नहीं किया। अब हमारे पास ये दोनों दिख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परफेक्ट मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए वही सेम प्लेन सेंटर का पता कर सकते हो, तो ये कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव, उसकी मिरर इमेज, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों वाले पार्ट में अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एनाइसोमर्स हो गए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आइसोमर अगर प्लस होगा, लेट्स से अगर हम आर वाले को प्लस अज्यूम करेंगे तो जो इसका मिरर इमेज होगा एस आइसोमर, तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस वाला होगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आर का मतलब हमेशा डेक्स्ट्रो निकलेगा, आर वाला पार्ट प्लस भी हो सकता है, आर वाला पार्ट माइनस भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर हमें यहाँ पे इंडिकेट करके दे दे नेगेटिव, यानी कि ये अगर माइनस आइसोमर है तो रेस्पेक्टिवली ये वाला पार्ट प्लस आइसोमर हो जाएगा। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट के लिए फाइंड आउट करूं तो इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में कौन कौन से ग्रुप हो गए, COOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल। अब यहां पे अगर देखूं तो पहला प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, Cl। दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास कौन है, COOH, C से O, 1 2 3। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है क्या आ रहा है, S कॉन्फ़िगरेशन। क्या तुम इस S कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो कि ये हमारे पास प्लस आइसोमर है कि माइनस आइसोमर है, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन केवल इसकी इंडिकेट यानी नेम को इंडिकेट करने के लिए है। इस आर और एस वाले पार्ट से हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या वो लीवो रोटेटरी है। हाँ,
लेकिन इसका इनेंशियोमर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जो भी फिगर मेरे को दे रखी है, तो वो मैं फाइंड आउट ऐसे कर सकता हूं कि जैसे ये नोमेनक्लेचर मुझे हेल्प करेगा कि अगर बाय द वे कायरल सेंटर सिंगल कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है S, ये वाला पार्ट अगर मैं देखूंगा तो दिख रहा है मुझे साफ साफ कि दिस इज बेसिकली टेकन द मिरर इमेज। ये जो मिरर इमेज लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ClH पॉइंट आउट हो रहा था, इधर राइट हैंड साइड पे हो गया, इधर राइट हैंड साइड पे COOH था, रेस्पेक्टिवली इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया। तो ये जब इसका मिरर इमेज निकाला तो इस जगह पे अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, आप देख लो ये वाला पार्ट क्या आ गया यहाँ पे R। मतलब ये नोमेनक्लेचर जो है RS वाला आपको हेल्प करेगा इस चीज को फाइंड आउट करने में कि आप कौन से कंपाउंड के बीच में इनेंशियोमरिज्म के रिलेशनशिप दे सकते हो। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज S, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज R, कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल कायरल कार्बन एटम, ठीक है। इफ वन पार्ट इज बेसिकली R एंड अनदर पार्ट इज बेसिकली S, देन दीज टू आर इनेंशियोमर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक S हो गया और एक क्या हो गया, R। वैसे भी आप R और S नहीं भी देख पा रहे थे तो भी आपको दिख रहा था कि ये मिरर इमेज वाला पार्ट ही है। फिर अगर हम फाइंड आउट करें इसके बारे में तो लेट्स सी, ये भी देखो साफ साफ सा पार्ट, इधर भी हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस आर बेसिकली ड्रॉन एज द मिरर इमेज, ये हटाया यहाँ से और इस वाले पार्ट को ऐसे देख लिया, ठीक। अब आपको एक हेल्प और मिल जाएगी, आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट हो गया C से लगा हुआ OH 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, R, 1 2 3, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, R, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन R आ गई। अब जैसे किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो एक कायरल सेंटर होगा तो या तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा R होगी या उसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो R वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है मिरर इमेज में क्या नजर आएगा, S नजर आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा जो वैलेंसीज है, कोई भी दो वैलेंसीज जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। अब ये कोई एसेंशियल नहीं कि मिरर हमेशा आप यहीं पे रखो, मिरर आप चाहो तो फ्रंट पे रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे रख सकते हो, टॉप बॉटम 3D में कहीं भी मिरर को ओरिएंटेट कर सकते हो। हमें ये देखना रहेगा कि ये कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो उसमें दो कायरल सेंटर के अबाउट अगर R है तो जो मिरर होगा उस मिरर में इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या नजर आएगी, S। सिंगल कायरल सेंटर वाला कंपाउंड होगा, R कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज S आएगा, दोनों इनेंशियोमर्स। और अगर बाय द वे मल्टीपल कायरल सेंटर वाले पार्ट दे रखे होंगे तो अगर दो कायरल सेंटर होगा तो डबल R का मिरर इमेज डबल S, RS का मिरर इमेज SR फॉर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ये वाला पार्ट बात किया, इधर वाले पार्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन R, ये तो हम निकाल सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R। क्या ये आप बता सकते हो कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कंपाउंड का नेचर वो प्लस है या माइनस है, वो केवल और केवल पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंटेशन से ही निकल सकता है। अब इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या किया, मिरर पे इमेज लिया और मिरर पे जब इमेज लेने की काम किया तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास ये दिख रहा है, दिस इज R, ये वाला पार्ट। अब इसमें पहला प्रायोरिटी ग्रुप NH2 इस कार्बन के अबाउट, पहला NH2, दूसरा हो गया C से OH, नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, 1 2 3, बेटा क्या आ रहा है ये S, H किधर है, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये हमारा S। इसी तरह से अगर ये यहाँ इस कार्बन के बाद अबाउट बात करूं तो एक हो गया OH, एक हो गया C से NH2, 1 2 और 3, क्या आ रहा है ये यहाँ पे S, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट दी डबल S। तो बेटा ये दिख रहा है तुमको। अगर सपोज जैसे ये सब ओरिएंटेशंस अपन इस तरह से लिखे हुए हैं कि आप इसमें R और S नहीं भी निकालोगे तो भी तुमको दिख रहा है कि सर ये मिरर इमेज नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर बाय द वे सपोज करो 3D फिगर इस तरह से मेंशन किया हुआ हो कि आप उसमें डायरेक्टली देख के ये नहीं बता पा रहे कि सर ये मिरर इमेज है या नहीं है, तो आपके पास सबसे बढ़िया हेल्पिंग टूल है, दीज आर RS नोमेनक्लेचर। आप इस RS नोमेनक्लेचर में नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर दे रखे हो तो फिर उस केसेस में जो R कॉन्फ़िगरेशन है उसका S पार्ट या S का R वाला जो पार्ट होगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर मान लो 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर हो, किसी भी n नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो, तो उन केसेस में जितने कायरल सेंटर, जैसे मान लो R वाले कायरल सेंटर अगर दे रखे हैं इधर या S वाले दे रखे हैं, तो उनका मिरर इमेज में एग्जैक्टली अपोजिट पार्ट नजर आएगा। जैसे ये डबल R वाला पार्ट हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में ये डबल S आ गया। दीज आर एप्लीकेबल फॉर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4। अब इसमें अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहां पे सेंटर के अबाउट हमारे पास 1 2 3, दिस इज नथिंग बट R। अभी देखो मैंने क्या किया, F वाले वैलेंसी को नहीं चेंज किया, मैंने ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट को इंटरचेंज करके रख दिया। तो ये जैसे यहाँ पे मिरर रखा
तो ये वाला पार्ट आ गया। इसको आप ना इससे भी लिख सकते हो बेटा, ये मैंने डबल बॉन्ड ऐसे कैसे लिख दिया, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया। जैसे इसको ऐसे फ्लिप करूंगा तो रेस्पेक्टिवली जो फ्लोरीन बाहर दिख रहा था वो बाहर से कहां दिखेगा, अंदर। दीज आर टू सेम थिंग, ठीक है। कैसे चेक करना जरा इसको। अब आप इसको ऐसे देखो, ये वाला पार्ट ना ये दिखा, नंबर 1 प्रायोरिटी फ्लोरीन, नंबर 2 प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, नंबर 3 प्रायोरिटी CH2, 1 2 3 क्या आ गया R। इसको देखें पहले अपन, पहला प्रायोरिटी F, दूसरा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, तीसरा प्रायोरिटी ये 1 2 3 क्या रहा ये S, R और S सिंगल कायरल सेंटर इनैंशियोमर्स, क्या बोलेंगे इनैंशियोमर्स। अब ये और ये वाला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, दीज आर आइडेंटिकल पार्ट। कैसे आइडेंटिकल, ऐसे करके हुआ कि इस वाले पार्ट में S, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, अब जैसे ये F है किधर चला गया, ये बिलो द प्लेन। अब ये जब बिलो द प्लेन चला गया तो रेस्पेक्टिवली इस जगह पे हमारे पास क्या हुआ, F हमारा पहला प्रायोरिटी ग्रुप, डबल बॉन्ड दूसरा और ये वाला पार्ट तीसरा, 1 2 3। अब 1 2 3 वाला पार्ट हुआ, ये दिख रहा है क्या R। F किधर है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर और पॉइंटिंग अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, यानी कि H बाहर आ रहा है। व्यूअर को कहां बैठना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल के RS इंडिकेट करने के लिए। वो हो गया हमारा 1 2 3, ये R आ रहा है तो पीछे वाला जो बंदा होगा, पीछे जो बोर्ड के पीछे बंदा होगा उसको ये क्या नजर आएगा, S। क्लियर है। इसको आप ऐसे समझो बच्चे कि जैसे अपने पास ये वाला पार्ट अपने पॉइंट आउट किया, अगर फ्लोरीन बाहर है तो H व्यूअर से दूर है, मतलब ये व्यूअर है उससे दूर आ गया। लेकिन अगर बाद में मैं इसको ऐसे देखूं तो ये वाला पार्ट जो हो गया, अब तुम्हारे ये तो F हो गया बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, ये प्लेन हो गया, उससे पैसे ले लिया। अब अगर बाय द वे व्यूअर है तो ये वाला व्यूअर नहीं हुआ, व्यूअर इधर से हुआ देखेगा। क्लियर, तो ये इधर F, सी ये मेरे लिए F, इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड, 1 2 3, रोटेशन क्या आ रहा है तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज और मेरे लिए एंटी क्लॉक, और मैं एग्जैक्टली व्यूअर हो गया। क्यों, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मुझे अपने से दूर देखना है। ठीक है, तो एस एस ये देखो दिख जाएगा, दीज आर आइडेंटिकल। तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर को यहां रखोगे तो ऐसा दिखेगा ये वाला मॉलिक्यूल, और मिरर को फ्रंट में अगर रखोगे तो ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मिरर को तुम चाहे जहां प्लेस कर सकते हो, सबसे हेल्पिंग टूल रहेगा तुम्हारा आरएस आइडेंटिफिकेशन करना। अब जैसे अपन फिफ्थ वाला एग्जांपल देखें, वेरी गुड। अब इस फिफ्थ वाले केसेस में अगर मैं कहूं 1 2 3 आर कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, 1 2 3 ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वाला पार्ट है, ये दूसरा इनैंशियोमर ऐसा मत कर देना कि अंदर के अंदर ही वाला पार्ट बता दिया। अब जैसे ये आर और एस वाला पार्ट दिया, इसको अगर मैंने फ्रंट में मिरर रखा तो फ्रंट में मिरर रखा तो ये वाला जो पार्ट है 1 2 3 आर यानी कि एस, ये वाला पार्ट 1 2 3 एस यानी कि आर। सीएल पीछे है, सीएल पीछे मतलब जो ऑब्जर्वर है वो हमारा सामने इधर नहीं बैठेगा, इस बोर्ड के पीछे बैठेगा। तो हमारे पास ये इस तरह से एस और आर मिला, तो ये आर और एस और आर क्या दिख रहे हैं, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज दिखेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, इनैंशियोमर। क्या मैं इनैंशियोमर बोलूं, नहीं। इनैंशियोमर क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनैंशियोमर के लिए प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, इसको तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और आप एक सिंपल सा पार्ट देखो कि अगर इस मॉलिक्यूल को मैं सिंपल ऐसे फ्लिप कर दिया, इसको जस्ट ऐसे मैंने फ्लिप कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो दोनों फ्रंट वाली वैलेंसी क्लोरीन बाहर आ रही थी वो दोनों अंदर की साइड दिखाई देगी। तो मॉलिक्यूल को रोटेट करने से थोड़ी ना नया आइसोमर बनेगा। तो ये दोनों कंपाउंड हमारे पास आइसोमर इनैंशियोमर नहीं है। अगर कंपाउंड में बात करें हमारे पास पीओएस या सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट अगर आ गया तो फिर कंपाउंड जो है वो लाइट को डेविएट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे या जो कंपाउंड्स के बीच में हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की प्रॉपर्टी नहीं होंगी, वो कभी भी इनैंशियोमर्स वर्ड कैटेगराइज नहीं होंगे। क्लियर है, इनैंशियोमर्स आर दोस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स व्हिच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये मिरर इमेज नहीं है, दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ये फ्लिप करके बन रहा है। जैसे ये दोनों हमने देखे ना यहाँ पे एस एस कॉन्फ़िगरेशन वाले। अब आप इसको आर एस लिखो, चाहे इसको पलट के लिख दो, जैसे ही पलटोगे एस वाला इधर आ जाएगा, आर वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी के नीचे। ठीक है, चेक दिस पार्ट। अब इसमें क्या किया, Cl 1 2 3 क्या हो गया, ये R। इसी वाले पार्ट में अगर Br के लिए देखूं 1 2 3 क्या हो गया, R। दीज आर डबल R। अब एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है,
इस वाले पार्ट में क्या किया, यहां पे मिरर रखा, ये वाला पार्ट डैश पे चला गया, क्या हो गया ये एस, ये वाला पार्ट डैश पे चला गया, क्या हो गया एस, 1 2 3 आर, यानी कि एस, ऑब्जर्वर पीछे बी आर, 1 2 3 क्या आ रहा है आर, यानी कि एस, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर पीछे की तरफ होगा तो दोनों डबल एस है। अब बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव अगर होंगे तो ये आर आर, ये एस एस, दीज आर एनाइंशोमर्स। वेरी सिंपल पार्ट, क्या करना रहेगा, अगर आपके पास कैरल सेंटर दे रखे हैं, ठीक, एक कैरल सेंटर होगा आर कॉन्फ़िगरेशन का, मिरर इमेज एस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एनाइंशोमर्स। दो कैरल सेंटर दे रखे होंगे तो हमारे पास चार तरह की कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। डबल आर का मिरर इमेज डबल एस होगा, डबल आर का मिरर इमेज डबल एस होगा, और आर एस का मिरर इमेज एस आर होगा, कब, जब मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिकल हो, राइट। तो हमारे पास जो हो गया, दीज आर बेसिकली नथिंग बट, डबल आर का डबल एस है, दीज आर कॉल्ड एनाइंशोमर्स। ठीक है, हम एक और पार्ट की बात करते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट डेफिनेशन में मूव करेंगे इसके थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे 7 8 9 नंबर एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इनकॉर्पोरेट किया, मैं इन एग्जाम्पल्स को अभी यहाँ पे ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ, आप तब तक इसको विजुलाइज करो, और इसको विजुलाइज करते हुए जो है हम इनके बीच का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेफिनेशन। वेल सी, ये नंबर 7 जो एग्जाम्पल है आपका, इस एग्जाम्पल को आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो इन दी 11th क्लास, और सीधे सा पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो दिस इज नथिंग बट सिस आइसोमर, ठीक, आप इसको Z भी बोल सकते हो, है ना, EZ वाली नोमेनक्लेचर अगर यूज करें तो, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर, आर दे आर स्टीरियो आइसोमर्स? यस ऑफ कोर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो जो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते उन्हें हम वर्ड यूज करते हैं डायस्टीरियोमर्स। सो वी आर हैविंग अनदर वर्ड, अनदर टर्मिनोलॉजी दैट्स कॉल्ड डायस्टीरियो आइसोमर्स, या आप बोल सकते हो कि डायस्टीरियोमर्स, जिसको आप बोल सकते हो द स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द mirror image of each other। एनाइंशोमर की तो कंडीशन ये होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। डायस्टीरियोमर्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, दे हैव टू बी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो जिनमें एटम की कनेक्टिविटीज डिफर नहीं करती, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करूं तो वो तो हमारे पास कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी, चेन, पोजीशन, मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, टोटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, ये सब के सब जो होंगे ये तब होंगे जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स में या एटम की कनेक्टिविटी में वेरिएशन आएगा। अब अपन जैसे बात करें यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स की विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो मैंने जब यहाँ पे इन दोनों को देखा तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स है, तो दे आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? डायस्टीरियोमर्स। इसको आप यहां पे बोल सकते हो कि दीज आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। दे आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे ही अपन जरा इस एग्जांपल को रिलेट करें। अब थोड़ा सा केसेस को धीरे धीरे टिपिकल बनाना शुरू करेंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट दिया, इधर हमारे पास क्या है, ये सिस आइसोमर, ये भी हमारे पास सिस है। अब इसमें क्या किया चेंज, डबल बॉन्ड, ये तो कुछ भी चेंज नहीं किया। इधर हमारे पास OH वाला पार्ट कहां पॉइंट आउट हो रहा था, फ्रंट साइड। यहां पे OH वाला पार्ट किधर पॉइंट आउट हो रहा है, बैक साइड। सामने मिरर रखो, जैसे ही मिरर रखोगे रेस्पेक्टिवली क्या नजर आएगा, ये वाला पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। RS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हो। क्या इसमें कोई चेंज किया बेटा? नहीं। अब इस वाले पार्ट को अगर मुझे पूछे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा रिलेशन रखते हैं, तो ये तो एग्जैक्टली सिस है। अब ये हो गया सिस 1 2 3, दिस इज एस, सिस एस वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, सिस, नो चेंज। इस वाले पार्ट में अगर बात करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, OH डैश पे चला गया, तो ये क्या आ गया, R। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे हमने यहां पे CH3 ये डबल बॉन्ड रखा
और इस जगह पे OH रखा। लेट से मैं अगर यहाँ पे मिरर को प्लेस करता तो इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज है वो मुझे कुछ इस तरह की दिखाई देती। देख के देखो बेटा, राइट। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखूंगा तो दे आर परफेक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आइडेंटिफिकेशन ऐसे करूंगा कि यहाँ पे इसका RS कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो ये हो गया तुम्हारे पास नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन वाइज, प्रायोरिटी वाइज। 1 2 3 लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ गया? S। इधर वाले पार्ट को देख लो, 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। दिस इज गिवन एज व्हाट? दी R। S का R और डबल बॉन्ड तो वैसे के वैसे हो गया सिस और सिस वाला पार्ट। तो अगर देखा जाए तो दीज आर नथिंग बट व्हाट नोन एज एनाइसोमर्स। इसको बेटा ऐसे करो, इस कंपाउंड को पूरा फ्लिप कर दो। जैसे इस कंपाउंड को तुम कंप्लीटली ऐसे फ्लिप करोगे लाइकवाइज, तो ये वाली जो वैलेंसी है जो राइट हैंड साइड में पॉइंट आउट हो रही है, जरा सी को इस तरह से देखना कि आप इस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से बना सकते हो। क्लियर है? क्या लिखा मैंने यहां पे? ये वाला जो पार्ट हुआ दिस इज, इस कंपाउंड को मैंने कंप्लीटली क्या किया बेटा? फ्लिप कर दिया। जैसे मैंने इस वाले कंपाउंड को कंप्लीटली ऐसे फ्लिप कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, वो तो लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये लेफ्ट में चल गया, इस तरह का दिखाई देगा। OH हमारा वेज पे था, फ्लिप करने से डैश पे आ जाएगा। ये ग्रुप जो है मिथाइल वो हमारा राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो गया। तो एग्जैक्टली अगर ये वाला पार्ट की मैं बात करूं तो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसी की फिगर यहाँ पे बना रखी है। तो कंपाउंड को इस तरह से देगा और इस तरह से देगा, तो आपको दिख रहा है कि दीज आर R और S कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मान लो सपोज करो मिरर यहां नहीं करके इस तरह से इंडिकेट करके रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 SRI यानी कि ये R, तो ये ऑटोमेटिकली दीज आर व्हाट? ये दोनों तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है और ये दोनों एक दूसरे के एनाइसोमर्स हो गए। फाइन। तो ये हमारे पास एनाइसोमरिज्म या कह सकते हो कि एनाइसोमर का एनाइसोमॉर्फ्स निकालने के तरीके हो गए। ठीक है, या हम डैश ट्यूमर देखने के तरीके देख रहे हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल नंबर 9। अभी हम थोड़ा डैश ट्यूमर्स के बारे में और एलिबरेशन करेंगे। नंबर 9 वाले एग्जांपल में देखोगे तो ये डबल बॉन्ड दोनों से एक साइनाइड है, एक आइसोसाइनाइड है। वन इज कॉल्ड CN, अनदर इज NC। CN और NC एक दूसरे के बीच में बताओ रिलेशन क्या हुआ? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के डिफरेंट मॉलिक्यूल और एनी अदर पार्ट। तो यहां पे अगर कहें तो ये जो ग्रुप दे दिया ये आपस में साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आपस में रिलेशनशिप क्या हो गई इनकी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की रिलेशनशिप क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया, कनेक्टिविटी चेंज, दैट मींस स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट हो गया। विदाउट एनी 3D ओरिएंटेशन वी आर एबल टू डिफर द आइसोमर्स। तो अगर कोई कंपाउंड में डिफरेंस है with respect to connectivity of atoms, तो they are known as what the structural isomers। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। और जिन कंपाउंड्स के बीच में फंक्शनल ग्रुप का या कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का रिलेशनशिप है, चेन पोजीशन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप या टोटोमेरिज्म, अगर दो कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप है तो वो दो कंपाउंड आपस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स जब भी दिखेंगे आपको तो उनमें एटम की कनेक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होता, कनेक्टिविटी सेम रहेगी, बट उनका जो 3D में या स्पेस में ओरिएंटेशन होगा वो डिफर करता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे वर्ड अपन ने डायस्टीरियोमर्स यूज किया तो इसके कुछ और एग्जांपल्स। डायस्टीरियोमर्स के होने नहीं होने के लिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ और एग्जांपल इंक्लूड करूं, लाइक मैंने यहां पे एक सिंपल सा कंपाउंड लिखा, ये दिया मैंने यहां पे Cl और ये मैंने यहां पे दिया Cl। ठीक है, आप RS वाले रिलेशनशिप से भी देख सकते हो कि कौन सा मिरर इमेज आइसोमर है और कौन सा नॉन मिरर इमेज आइसोमर है। अब जैसे ये दोनों Cl वेज पे लिखे, इसमें मैंने इस वाले Cl को तो वेज कर दिया, इस वाले Cl को मैंने डैश पे कर दिया। अब एक वेज और एक डैश कर दिया, मुझे इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना है। तो अगर मैं यहां पे रिलेशनशिप की बात करूं तो सी क्या रिलेशनशिप हो गया? ये वाला पार्ट हो गया मेरा 1 2 3 R, 1 2 3 S, गॉट इट।
एक R और एक S। इस वाले पार्ट में इस कार्बन के अबाउट तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो एज इट इज R का R कॉन्फ़िगरेशन। ये वेज लाइन पे जब Cl था तो ये S कॉन्फ़िगरेशन था, वेज से जैसे ही डैश पे किया ये क्या बन गया R। अब इसको ऐसे चेक करो, 1 Cl पीछे की तरफ पॉइंट आउट है। अब आप ऐसे देखो, मान लो Cl को हमने बाहर मान लिया होता, वही इंटरचेंजिंग वाला पार्ट, 1 2 3 S कब, जब Cl बाहर होता। अब Cl चूंकि अंदर पॉइंट आउट किया, यानी कि H जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट हुआ है। इसका मतलब ऑब्जर्वर इस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोर्ड के पीछे वाले प्लेन से विजुअलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे ये वाला जो पार्ट हुआ, दिस इज नथिंग बट गिवन एज 1 2 3 S, यानी कि ये R, तो ये डबल R और ये RS। अब ये बताओ कि डबल R का मिरर इमेज क्या होता है? डबल S। डबल R का मिरर इमेज डबल S। अभी अपन एनंटियोमर वाले रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई किए थे, RS और RR, R दे आर मिरर इमेज, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो इन दैट केस जो रिलेशनशिप हुआ वो इनके बीच में क्या हुआ, डायस्टीरियोमर्स। अब आप ये देख सकते हो कि ये डायस्टीरियो आइसोमर्स जो हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो कि इनएक्टिव हो, से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अब ये बताओ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको यहां पे क्या दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास पीओएस सीओएस नहीं रखेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव, और ऐसे कंपाउंड जिनमें पीओएस या सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई से ही पार्ट आ गया, वो इनएक्टिव हो गए। दीज टू स्टीरियो आइसोमर्स, एक्टिव इनएक्टिव हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर व्हाट, नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, तो दे आर नोन एज व्हाट, दी डायस्टीरियोमर्स। अब इसी में एक पार्ट थोड़ा सा और इंक्लूड करें। जैसे मान लो अपन मल्टीपल कायरल सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। अब लेट अज्यूम दैट कि अपने पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया, इधर वाले पार्ट में COOH लगा दिया, ये वाला पार्ट अपने OH ले लिया, ये वाला पार्ट OH ले लिया, ये वाला पार्ट भी OH ले लिया, ये वाला पार्ट OH ले लिया, इधर यहाँ पे CH3 दे दिया। हैज क्रिएटिंग सम एग्जाम्पल, राइट, जिसमें हमारे पास अभी देखेंगे तो चार कायरल सेंटर हुए। एक असाइनमेंट में तो मैं इसमें दूंगा वो ये कि इस कंपाउंड का इसके साथ रिलेशनशिप तो अपन बता ही रहे हैं, ये वेज, ये वाला पार्ट भी अपने यहाँ पे वेज लिया, ये वाला पार्ट डैश कर दिया और ये वाला पार्ट वेज कर दिया। अब ये बताओ कि इन दोनों में चेंज कहाँ पे किया या एग्जैक्टली सेम रखा कि नहीं रखा? तो चेंज जो किया वो कहाँ पे किया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 2 3 5 2 3 5 वाली वैलेंसी जैसी दी वैसी की वैसी दे रखी है, और 4 वाली जो वैलेंसी है ये वेज वाला लाइन था और ये डैश वाला लाइन था। कैन आई कॉल देम इनएंटियोमर्स? कैन आई कॉल देम इनएंटियोमर्स? तो आंसर इज नो। इनएंटियोमर अगर होते तो जितने वेज वाले लाइन होते वो सब के सब इसके मिरर इमेज में कहां दिखेंगे, डैश पे, या यूं कह सकते हो कि जो भी आर कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे वो सब के सब मिरर इमेज में एस दिखेंगे, या एस वाले जो होंगे वो मिरर इमेज में आर दिखेंगे। अब हमारे पास चेंज एक जगह पे कर दिया तो दैट मींस दे आर नॉट मिरर इमेज आइसोमर, तो इनको बोलेंगे अपन डायस्टीरियोमर्स। या तो आप बोलोगे डायस्टीरियो आइसोमर्स या बोल सकते हो डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, रिपीटिंग द डेफिनेशन वंस अगेन कि जो कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो तो उनको अपन क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब इसी टर्म में एक पार्ट और ऐड करते हैं, वो ये कि जैसे अगर अपने पास अलग अलग तरह के कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के कंपाउंड दे रखे हैं और अपने को ये पूछा गया हो कि इनमें से कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड है। मीजो इज ऑल्सो अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स। ये वो वाले स्टीरियो आइसोमर्स के लिए नाम यूज किया जाता है जो कंपाउंड्स हमारे पास कायरल सेंटर्स या कायरल यूनिट रखते हों, लेकिन उन कंपाउंड्स में इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो, राइट। द कंपाउंड्स containing chiral centers या chiral units but optically inactive, very much essential due to internal compensation
अब इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग आप ये निकाल सकते हो कि द कंपाउंड में बी कंटेनिंग पीओएस, द कंपाउंड में बी कंटेनिंग सीओएस और द कंपाउंड में बी कंटेनिंग दी डबल एओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री रखने वाले कंपाउंड, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखने वाले कंपाउंड या सेंटर ऑफ सिमेट्री रखने वाले कंपाउंड्स अगर दे रखे हों और उन कंपाउंड्स में हमारे पास कैरल सेंटर्स पार्ट अवेलेबल हो रहा है तो इन दैट केस इस तरह के कंपाउंड्स को अपन नाम देते हैं मीजो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको? मीजो कंपाउंड्स। अब मीजो कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी अभी मैंने ऊपर नंबर 10 वाले एग्जांपल पे जैसे लिखा तो वैसे ही मैं आगे अगर प्रोसीड करूं तो ये देखो आप कि आपके पास इस जगह पे लेट्स से अपन ने लिया COOH, इधर भी लिया COOH। नाउ वी आर हैविंग व्हाट द OH ग्रुप और ये वाला पार्ट ले लिया OH ग्रुप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड नाम सुना होगा, ठीक है, इमली में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपने पास COOH वाला पार्ट हुआ। इसमें अगर मैं देखूं तो देयर आर 2 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर देख सकें, ये वाला सेंटर एक OH ग्रुप हो गया, एक COOH हो गया, एक COH और ये पूरी वैलेंसी हो गई और एक हाइड्रोजन हो गई। तो दीस आर कंटेनिंग कायरल सेंटर। इसको क्या प्रेजेंट है? कायरल सेंटर। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या प्रेजेंट है? POS। तो कंपाउंड को कायरल सेंटर है, ये तभी आएगा जब आपके पास कंपाउंड में सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा केस इसमें आ जाए जिसमें हमारे पास या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूं तो इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे क्या? मीजो कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इसको? मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स देखना जरा। हमारे पास क्या किया, ये वाला ग्रुप लिखा, ये डबल बॉन्ड है इधर वाले पार्ट में, यहाँ पे क्लोरीन दिया, ये वाला पार्ट है, यहाँ भी क्लोरीन दिया। ठीक, आप RS नोमेनक्लेचर से भी निकाल सकते हो, वो भी बहुत सिंपल। कैसे? सिमेट्रिकल कार्बन अगर बाय द वे दे रखे हैं, सिमेट्रिकल कार्बन सेंटर दे रखे हैं 1 2 3, प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 बेटा, प्रायोरिटी वाइज नंबर 2, C से डबल O, C से O, तो ये प्रायोरिटी 1 2 3, ये वाला पार्ट क्या आ गया? ये S 1 2 3 यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला पार्ट अगर देखूंगा 1 2 3 यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन, एक S और एक R। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या हो गया? दीज आर दी मिरर इमेज। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड को कोई दूसरा कंपनसेट नहीं कर रहा। इस कंपाउंड को कंपनसेशन क्या हो गया? POS की वजह से इनएक्टिव हो गया। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब हो गया बेटा तुम्हारे पास या तो क्या हो, POS हो और COS हो, या हो सकता है कि दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये कंपाउंड दिया 13 नंबर में अगर दिखेगा तो तुम्हें दिखेगा साफ साफ कि ये कंपाउंड में POS है। अब अगर कंपाउंड में POS दिया तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास क्या हो गया? ये जो ग्रुप है इसके अबाउट क्या हो गया? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्या हो गया? ये R। इधर वाले पार्ट में दिया 1 2 3, कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्या हो गया? S। RS वाला पार्ट हो गया अगेन, दिस इज हैविंग व्हाट दी POS। कंपाउंड को POS है, कायरल सेंटर है, बट रेस्पेक्टिवली कंपाउंड में POS होने से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है। सच कंपाउंड्स आर बेसिकली नोन एज व्हाट दी मीजो कंपाउंड्स। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करें, द कंपाउंड कंटेनिंग द कायरल सेंटर और कायरल यूनिट्स, ठीक है, बट इफ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशंस देन दे आर नोन एज व्हाट दी मीजो कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? मीजो कंपाउंड्स।